आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का एसएलवी में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग, एक बार जरूर आप बताएंगे। हम सब लोग आज यूपी आरओ एआरओ के लिए, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग जानते होंगे, यूपी आरओ एआरओ के लिए हम सब लोग आज हिस्ट्री की क्लास को शुरू करें। लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये बता दीजिए कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है कि नहीं, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर एक बार आप सब लोग कंफर्मेशन कर देंगे तो उसके बाद हम सब लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास को। और सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे और पूरे के पूरे एकदम बेसिक से लेकर के हम सब लोग चलेंगे। बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक हम सब लोग पूरे प्रॉपर तरीके से चीजों को करेंगे। बस मैं आपको एक ही बात कह देना चाहता हूं कि अब आपको हिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन अब आपको नहीं लेना है। कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है और प्रॉपर तरीके से पूरी अपनी क्लास को हम सब लोग स्टार्ट करेंगे। और एक एक देखिए, सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट को। इसको फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट। दो तरीके की पढ़ाई है, आप समझिएगा। एक पढ़ाई है जिसमें हम लोग केवल और केवल फैक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। केवल और केवल फैक्ट को, केवल और केवल तथ्य को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक पढ़ाई ये होता है। तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि जब भी कोई आपको पढ़ाता है या आप खुद पढ़ते हैं और आपको कोई फैक्ट नहीं मिलता है कहीं पे भी, तो आपको लगता है कि आज हमने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अब जो ट्रेंड आपका एग्जाम का होते जा रहा है, स्पेशली जिस एग्जाम के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं, यूपी आरओ यारो, उस एग्जाम का ट्रेंड कैसा है कि भाई फैक्ट आपको जानना है, लेकिन अनावश्यक फैक्ट आपको नहीं जानना है। अननेसेसरी फैक्ट आपको नहीं जानना है। अननेसेसरी फैक्ट आपको नहीं जानना है। आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। किसके ऊपर करना है भाई? कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है। और उस कॉन्सेप्ट के लिए जो जरूरी फैक्ट है वो आपको जानना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी जो आपके फैक्ट है वो आपको जानना है। अननेसेसरली हम लोगों को ये जो अपना पूरा का पूरा हम लोग इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम डेट के ऊपर काम करेंगे। हिस्ट्री का मतलब क्या है, हम ईयर के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद हम किसके ऊपर काम करेंगे? नेम के ऊपर काम करेंगे। इन चीजों को आप लोगों ने हिस्ट्री समझ। ठीक है, तो आप लोगों को इन बातों से थोड़ा सा आपको निकलना है। तो अगर हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है, अगर हमें इस एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा चीजों की अंडरस्टैंडिंग। हमें फोकस करना पड़ेगा चीजों की समझ पे कि भाई सबसे जरूरी जो चीज है, एक एक बातों का, एक एक कॉन्सेप्ट का हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत अच्छे तरीके से चीजें हमें समझ में आए। तो मैंने आप लोगों को जो बेसिक सी बात बताई उसको फिर से ध्यान दे दीजिए कि क्लास में आपको क्या करना है। कि क्लास में आपको किसके ऊपर फोकस करना है? तो क्लास में आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे और कंसंट्रेशन से कंटेंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कंटेंट को कंसंट्रेशन से समझने का प्रयास कीजिएगा तो अपने आप ना चाह के भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या होगा? आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक एक स्टेटमेंट,
जो अब के समय में पेपर में आपको दिए जाते हैं स्टेटमेंट टाइप के, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं 1 2 3 4, और उसमें से ऑप्शन में आपके दे दिए जाते हैं, ऑप्शन में आपके दे दिए जाते हैं कि बताइए कि 1 सही है, कि 1 और 2 सही है, कि 1 2 3 सही है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो एक एक स्टेटमेंट आपको पता लगता है कि ये सही है, एक एक स्टेटमेंट पता लगता है कि ये गलत है, एक एक स्टेटमेंट पता लगता है, और आप उसके सही आंसर पे पहुंच जाते हो और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन बट अगर हम इसी चीज को ऐसे पढ़ें, हम इसी चीज को ऐसे पढ़ें कि किसी किताब को उठा लें और उसमें हमने क्या कर दिया, फैक्ट को देखना शुरू कर दिया, फैक्ट को देखना शुरू कर दिया और हम उसकी कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना शुरू किया, तो फिर आप उस सवाल के 50% पार्ट को तो सही कर पाएंगे, लेकिन उस सवाल के 50% पार्ट को आप सही नहीं कर पाएंगे। यानी अब हमें पेपर को अगर क्लियर करना है तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोनों चीजों के ऊपर, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, दोनों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फैक्ट तो अपने आप उस कॉन्सेप्ट के जद में आ जाता है, उसको कोई नहीं रोकता। लेकिन बिना मतलब के इन चीजों के ऊपर हमें फोकस नहीं करना, आवश्यक जो चीजें हैं उसी को लेकर के हमें चलना। तो हमें लगता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, तो जो जो भी साथी हमारी बातों से एग्री करते हैं एक बार कमेंट में कीजिए कि यस सर, मैं सही बता रहा हूं कि क्या बता रहा हूं। दूसरी बात कि अब आप सब लोगों को हम आज शुरू करेंगे, पहले हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्म करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक हम आज शुरू करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि आज ये सेशन जब एंड होगा तो आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट इतना जगेगा कि आप सुबह में उठ करके इस हिस्ट्री वाली क्लास का वेट करो। तो आप बताइए कि हम जो बात बताए आपको उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं। बीच बीच में थोड़ा सा आप सब लोग अपना एक्टिविटी आप सब लोग हमें शो करते रहिएगा, ताकि आप लोगों का कमेंट हमें पता चले, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने आए, सिखाने आए, तो आपका भी मन, आपका भी मोटिव हमें पता लगना चाहिए कि आप क्या सोचते, आप क्या सोचते हैं। तो बताइए आप सब लोग, कुछ और आप लोग कहना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, उसके बाद हम सब लोग शुरू करते हैं। तो इसी चीज को अगर सब लोग एग्री करते हैं तो आप लोग हमें जरूर बताइए, सब लोग एग्री करते हैं तो हम लोग जरूर बताइए, आप सब लोग जरूर बताइए। देखिए, जब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो बार बार बच्चों के मन में होता है कि सर क्या क्लास के बाद कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। देखिए, एक कड़वा सच मैं आपको बताता हूं, एक कड़वा सच मैं आपको बताता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने किताब पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4, आप इतने किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप क्या है भाई, आप स्टूडेंट हैं, आपको और सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना है। लेकिन मैं क्या, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, इसका मतलब क्या है कि हमें पूरा फोकस अपने हिस्ट्री में रखना है। तो उस हिस्ट्री के लिए मैंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, मोर देन 100 किताबें, मोर देन 100 किताबें पढ़ी होंगी, और निरंतर मैं किताब आप लोगों के लिए पढ़ते रहता हूं ताकि कुछ नया मिले। और इसलिए आप आज के बाद से इन चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि सर कौन सी किताब को पढ़ें, इन चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे कि कौन से नोट्स को पढ़ें, आप इन चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि सर क्या हम और कुछ करें, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से मेरे साथ एक एक चीजों को क्लास नोट्स में नोट करेंगे, क्लास नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, उसको डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना, ठीक है। और जहां पे भी डाउट होता है आप हमसे लाइव क्लास में पूछिए, और जो दूसरी क्लास आपकी नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास होगी उस क्लास को शुरू होने से फिर आप हमसे पूछिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे, जितने ज्यादा आपके डाउट क्लियर, देखो सीधे कहा जाता है कि डाउट क्लियर यानी एग्जाम क्लियर, डाउट क्लियर यानी एग्जाम क्लियर।
और एक और मैं बात बता देना चाहता हूं, नोट, कि अगर आपका क्लास छूटेगा, अगर आपका क्लास मिस होगा, अगर आपका क्लास मिस होगा तो पेपर में क्वेश्चन भी आपके मिस होंगे। कौन से क्लास से कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाए ये हमें भी पता नहीं। तो इसलिए अब आप लोगों के मन में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सर हम क्या किताबें पढ़ें, क्या करें नहीं करें। आप हमें पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है कि आपने एक साथ कम से कम 10, 20, 30, 40 किताबें आपने पढ़ ली। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो शुरू करा जाए अपनी क्लास को। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज के इस क्लास को आरंभ करते हैं कि आप सब लोग इस बार यूपी आरओ एआरओ में सेलेक्ट हो जाओ। हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहते हुए हम अपने आप को भी आज इस बेहतरीन सी क्लास को शुरू करते हैं। 01 ये आपके एप्लीकेशन की 01 यानी पहली क्लास है। इसी से हम सब लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे उस सोर्स का आधार क्या होगा भाई? सोर्स क्या होगा? तो आपके एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट होंगे, और जितने भी आप लाल नीले पीले जो आप किताब देखते हैं उन सारे किताबों के फैक्ट होंगे। यानी कॉन्सेप्ट के साथ हम फैक्ट को लेकर के चलेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण आपके टेक्स्ट बुक होते हैं। और साथ ही साथ जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा उन टॉपिक के जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जैसे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा उसका प्रीवियस ईयर करा दूंगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा उसका प्रीवियस ईयर करा दूंगा। और इस तरीके से हम अपने सेशन को लेकर के आगे चलेंगे। और बीच बीच में वीकली आप सब लोगों का क्या किया जाएगा भाई? टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आप सब लोग तैयार रहें पहले से ही। और हम लोग जो टेस्ट लेंगे उस टेस्ट का जो आधार होगा वो आरओ एआरओ में जिस तरीके का ट्रेंड है, आरओ एआरओ में जिस तरीके का आपके सिलेबस है, जिस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखेंगे। और अपनी क्लास को हम लोग बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे। अपनी क्लास को हम लोग क्या करेंगे? बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे। एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे, टर्म जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। बाकी आप सब लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को। जैसे ही हम हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री बच्चों के मन में आ जाता है क्या लिख दिया सर आपने, क्या लिख दिया? मैंने बोला कि क्या लिख दिया, इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो सबके मन में आता है कि सर इतिहास एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है, सर इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना पड़ता है, इतिहास सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बैठ करके याद करना, इतिहास सर ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें केवल और केवल क्या होता है? डेट होता है, केवल और केवल क्या होता है? ईयर होता है, केवल और केवल क्या होता है सर? लड़ाइयां होती हैं, नाम होता है, ये सब चीजें होती हैं। इसके कारण हमें क्या लगता है? बोरिंग लगता है। तो ये सब चीज लगने के पीछे कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये सब चीज लगने के पीछे कारण क्या है कि अभी तक आपने हिस्ट्री को राइट वे में नहीं पढ़ा। इसका मतलब सीधे तौर पे है कि अभी तक आपने हिस्ट्री को राइट वे में नहीं पढ़ा, सही तरीके से आपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। तो आप बोलोगे कि सर आप ही बता दो कि राइट वे क्या होना चाहिए। राइट वे मैं नहीं, खुद आपका हिस्ट्री कौन बताता है भाई? राइट वे आपका खुद एनसीईआरटी बताता है। कौन बताता है भाई? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इस बात को कहता है कि जिस हिस्ट्री के बारे में आप लोग परेशान होते हैं, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। और उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए,
उसके टाइमलाइन को समझने के लिए, उसके ऑर्डर को समझने के लिए, उसके क्रम को जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत फैक्ट्स की जरूरत होती है। उसी फैक्ट्स को हमें पढ़ना है। यानी कभी भी कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो नेसेसरी, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी फैक्ट्स होते हैं वो मैं अपने आप लिख लूंगा। यानी आपको सारे फैक्ट्स को याद करना जरूरी है। अब देखिए, ये बात समझ में आ गया। एनसीईआरटी इस बात को कह रहा है कि भाई हिस्ट्री को जो आप पहले जिस तरीके से पढ़ते थे वैसे आपको नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ने का नजरिया आप चेंज कीजिए। अब एक बात बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर हिस्ट्री के बारे में बताइए, तो आप लोग बिना सोचे सीधे तौर पे क्या कह देते हैं कि हिस्ट्री है क्या? तो आप लोग कह देते हैं कि हिस्ट्री क्या है सर? स्टडी अबाउट पास्ट। यानी जो हम अपनी बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं, यानी जो अतीत है हमारा, उस अतीत को हम लोग याद करते हैं सर, वही हमारा क्या है? इतिहास है। वही हमारा क्या है? इतिहास है। तो आपके अंदर यह सवाल आएगा कि सर हम बार बार इस बात को सुनते रहते हैं, हमारे पूर्वज भी इस बात को कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा, रात गई बात गई। यानी बीती हुई बातों को हम स्टडी क्यों करें? हम सब लोगों को फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, वर्तमान में हमें जीना चाहिए। हम सब लोगों को इस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हम क्यों पीछे जाएं? हम अतीत की बात करें? हम पीछे को याद नहीं रखना चाहते हैं, और केवल अतीत को याद रखने के लिए हम स्टडी हिस्ट्री को क्यों पढ़ें? तो याद रखिए, अगर ऐसा कोई कहता है कि हिस्ट्री केवल और केवल अतीत का अध्ययन है, केवल और केवल आपके पास्ट के बारे में बताता है, तो ये बात सही है कि आपके पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन उस पास्ट से आपका प्रेजेंट तैयार होता है। उस पास्ट से आपका प्रेजेंट तैयार होता है, और आपके प्रेजेंट से आपके फ्यूचर का न्यू तैयार होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूं। एग्जांपल क्या है कि अभी आप क्या कर रहे हैं भाई? स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? स्ट्रगल। यानी अभी आप क्लास ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? क्या प्राप्त होगा? सक्सेस। उस सक्सेस से ये तय होगा कि आपका लाइफ आगे कैसा होने वाला है। इसका मतलब है कि पास्ट में जो भी चीजें हमने करा, उन चीजों से हमने चीजों को सीखा, और उन चीजों को हमने अपने प्रेजेंट में इंप्लीमेंट करा। उसका प्रभाव हमारे फ्यूचर पे पड़े। इसका सीधे तौर पे मतलब क्या है कि जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बस आप सब लोग इस बात को ध्यान रखना है कि आदित्य, आप सब लोगों को यह ध्यान रखना है कि बस अगर आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया ना, हिस्ट्री की आत्मा को समझ लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री केवल एक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमको क्या करता है? इंस्पायर्ड करता है। अलग अलग स्टोरी से, अलग अलग इवेंट से, अलग अलग कहानियों से इंस्पायर्ड करता है। हिस्ट्री हमें अलग अलग आपकी कहानियों के माध्यम से, अलग अलग आपके इवेंट्स के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से हमारे जीवन में एक लेसन देता है, लर्न देता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री हमें क्या करता है? तो हिस्ट्री हमें क्या करता है? सतर्क करता है। हिस्ट्री हमें क्या करता है? सतर्क करता है। हिस्ट्री हमें क्या करता है? सावधान करता है। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपके साथ भी। इंस्पायर्ड कैसे करता है? इंस्पायर्ड जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग मान लो कि एक कैरेक्टर ले लेते हैं। वो कैरेक्टर कौन सा है? नेपोलियन। वो नेपोलियन आपके एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला जो व्यक्ति है, कैसे आपके पूरे के पूरे फ्रांस का शासक बन गया।
इंस्पायर करता है। यानी अगर आपके सपने में जान हो और उसको पूरा करने के लिए पूरा का पूरा आपके अंदर डेडिकेशन हो, ईमानदारी से, कॉन्टिन्यूटी से, बिना किसी बहाने के मेहनत करें, तो आप भी जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लर्न और लेसन क्या बताता है कि किस तरीके से आपके नेपोलियन ने, किस तरीके से हिटलर ने, किस तरीके से मुसोलिनी ने, ये सारे के सारे लोगों ने किस तरीके से अपने आप को बनाया मेहनत करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का घमंड आ गया, इस बात का उनको एहसास होने लगा कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो क्या हो गया उनका भाई? तो हिस्ट्री ये बताता है कि उनका पतन हो। इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री हमें ये बताता है कि जब आपको सफलता मिल जाए तो सफलता के बाद आपको और ज्यादा सतर्क, और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इसमें कहीं पे भी मिस्टेक किया तो फिर क्या हो जाएगा? आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो हिस्ट्री क्या एक सब्जेक्ट है केवल? नहीं, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट तो बाद में है, ये एक ऐसा चीज है जो आपके पढ़ाई लिखाई नहीं करता है उसको भी पढ़ना चाहिए। यानी हिस्ट्री क्या करता है? हिस्ट्री क्या करता है? तो हिस्ट्री हमें पास्ट की स्टडी से इंस्पायर्ड करता है, लेसन देता है, हमें सतर्क करता है, हमें सावधान करता है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है सर, ये तो बात हम समझ गए, थोड़ा बहुत क्लियरिटी आने लगी। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं आपके घर का। जब भी मैं आपसे पहली बार मिलता हूं, जब भी हम आपसे पहली बार मिलते हैं तो आप क्या, आपके घर पे जाते पहली बार मिलते हैं तो आपकी दीवार पे, आपके दीवार पे एक फोटो टंगा होता है आपके दादाजी का या आपके पूर्वज में से किसी का, और आप उसका बैकग्राउंड बताने लगते हैं। तो जब हिस्ट्री जरूरी नहीं है तो आप उसके पास्ट को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको उनके काम पे, उनके मेहनत पे, उनके शौर्य पे, उनके किए गए काम पे आपको क्या है? गर्व है, प्राउड है, इसीलिए आप उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आपने बोले कि अच्छी बात है सर। अब मान लीजिए कि किसी को शादी करना होता है, जब भी किसी को आपके मतलब वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश करना होता है तो लड़के वाले लड़की के घर पे जाकर के लड़की से ज्यादा उसके नानी के बारे में, दादी के बारे में, उसके पूरे खानदान के बारे में, आस पड़ोस के बारे में पता करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको इसके रूट के बारे में पता होगा तो उस रूट का इंपैक्ट कहीं ना कहीं इसके ऊपर पड़ा होगा, जिससे हम तय कर सकते हैं कि ये आपकी लड़की कैसी होगी या ये लड़का आपके कैसा होगा। जब से अब लव मैरिज वाला कॉन्सेप्ट आया तब से शायद हो सकता है कि कम हो गया हो, लेकिन पहले ऐसे ही होता था कि लड़की को तो चलो देख लिया, लेकिन शादी करने में 1 साल 6 महीना 1.5 साल लोग वक्त लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके सारे आसपास उसके पहले के रूट का पता करते थे, क्योंकि वो जिसके साथ पली है, जिसके साथ बड़ी है, जिसके साथ रही है, जिस परिवार में रहती है, उस सबका प्रभाव पड़ा होगा। इसीलिए हम बार बार इतिहास की ओर जाते हैं, बार बार हम हिस्ट्री की ओर जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप सब लोग? इससे और ज्यादा कनेक्ट हो रहे होंगे आप लोग। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रेजेंट का रूट जो है वो पास्ट में मिलता है, और उसके हिसाब से हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा। अब जैसे मान लो कि हम लोग क्या भाई ह्यूमन, हम लोग क्या भाई ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर क्या होती है? आपकी समय समय पे क्यूरियोसिटी होती है। हम लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा आपके क्यूरियस होते हैं, हम लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कहीं पे कुछ खाने जाते हैं, जब भी हम कहीं पे घूमने जाते हैं, तो बार बार कि ये कब बना, कैसे बना, किस तरीके से हुआ, उस समय क्या होता था। तो अगर हम क्यूरियस ना होते तो हमारे लिए म्यूजियम ना बनाया गया, अगर हम क्यूरियस ना होते तो हमारे लिए म्यूजियम ना बनाया गया होता, संग्रहालय ना बनाया होता। तो क्यूरियसिटी को शांत करने के लिए म्यूजियम बनाया गया है, और म्यूजियम क्या है? पास्ट का हिस्सा है। तो यानी आपकी जो क्यूरियसिटी है कि सर अभी हम ये पहनते हैं, उस समय हम क्या पहनते थे, अभी हम ये खाते हैं सर, उस समय क्या खाते थे, तो इन सभी प्रकार के सवालों का जवाब अगर आपको खोजना है तो उसको कहां पे खोज सकते हैं आप? तो उसको आप हिस्ट्री में खोज सकते हैं। यानी जो आपकी क्यूरियसिटी है, क्यूरियसिटी है, उस क्यूरियसिटी का आंसर आपको कहां पे मिलेगा?
तो आपकी हिस्ट्री में मिलेगा। इसका मतलब है कि हिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाता है कि जैसे मान लो कि आप इस बात को समझते हो और या सोचते हो कि सर मान लो कि एक समय ऐसा था कि जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं था, जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं था, जैसे रोड रूट नहीं था, रोड रूट नहीं था, रेलवे रूट नहीं था, रेल ट्रैक नहीं था सर, एरोप्लेन यानी एयर रूट नहीं था, तब भी सर कैसे, हाउ हमारे भारत के लोग, इंडिया के लोग कैसे सर मेसोपोटामिया पहुंच जाते थे, कैसे सर मेसोपोटामिया पहुंच जाते थे। तो ये हमें बहुत ही ज्यादा इस बात को जानने के लिए क्यूरियस कर देता है, उत्सुक कर देता है कि लोग कैसे पहुंच जाते थे, कैसे पहुंच जाते थे। तो उस क्यूरियोसिटी का आंसर आपको कहां पे मिलेगा, उस क्यूरियोसिटी का आंसर आपको कहां पे मिलेगा, तो उस क्यूरियोसिटी का आंसर आपको हिस्ट्री देगा। फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ट्रांसपोर्टेशन तो चलो ठीक है, मान लो कि सर उस समय आप बताते हो कि पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें, तो उस समय ह्यूमन को कुछ भी पता नहीं था, ह्यूमन सारी चीजों से अनभिज्ञ था, तब भी वो अपने नीड को कैसे पूरा कर लेता था सर, और क्या क्या उसकी जरूरतें होती थी, कैसे पूरा कर लेता था, हाउ, ये आपको और ज्यादा क्यूरियस करता है, और ज्यादा क्यूरियस करता है। उस समय के लोग सर किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था सर, आज हम जींस पहनते हैं, उस समय क्या पहनते थे, आज हम ये खाते हैं, उस समय लोग क्या खाते थे। तो इन सारी क्यूरियोसिटी को कौन आपके देगा, तो सारी क्यूरियोसिटी का आंसर आपकी हिस्ट्री देगा। और इन सब चीजों को जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा एक एडवेंचर जैसा लगता है। तो इसीलिए हम अपने शब्दों में हिस्ट्री को एक एडवेंचर कहते हैं, हम अपने शब्दों में हिस्ट्री को एक एडवेंचर करते हैं, एक एडवेंचर कहते हैं कि ये एक रोमांचक यात्रा है जो आपके भविष्य में आपको लेकर के जाती है एक टाइम मशीन के साथ, और आपको उन सभी चीजों को ट्रेवल कराती है, उन सभी चीजों को बताती है कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर हम कंक्लूड करें, हिस्ट्री के बारे में कंक्लूड करें, तो हिस्ट्री एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अपने लिए ये समझना है कि हिस्ट्री क्या करता है। तो हिस्ट्री एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, हिस्ट्री एक ब्रिज के तौर पे काम करता है जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने का काम करता है। यानी हिस्ट्री एक पुल है, हिस्ट्री एक पुल है जो आपके अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। अगर वो पुल ढह जाएगा तो फिर हमारे कोई वर्तमान का भी कोई औचित्य नहीं। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या भाई जरूरी है, हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब आपने बोला कि ठीक है सर, ये सारी बातें हम समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि सर मान लो कि आज के समय में किसी टॉपिक के बारे में हमको पता करना है, किसी टॉपिक के बारे में हमको पता करना है, तो उस टॉपिक को हम पता करने के लिए क्या करते हैं सर, हम सीधे तौर पे जाते हैं और हम गूगल कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं सर, गूगल कर लेते हैं, हम ऑनलाइन आपके चीजों का सहारा ले लेते हैं सर। तो हमने बोले कि मान लो कि जब समय किसी समय में आपके गूगल नहीं हुआ करता था, तब आप क्या करते थे, तो आपने बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, जिस टॉपिक के बारे में हमको जानना है उस टॉपिक से रिलेटेड हम किसी लाइब्रेरी में चले जाते थे और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके बुक को ले लेते थे और उससे हम क्या करते थे, आपके पता लगाते थे। मैंने बोला कि मान लो कि आपके पास लाइब्रेरी भी नहीं हो उस समय, यानी लोगों को लिखना ही नहीं आता हो, क्योंकि डेवलपमेंट होता है ना, मान लो कि लोगों को लिखना ही नहीं आता हो, उस समय कुछ भी रिटन एविडेंस आपके पास नहीं है, उस समय कुछ भी रिटन एविडेंस नहीं है, तब आप कैसे, आप उस समय के इतिहास के बारे में पता लगाएंगे, उस समय के लोगों के बारे में कैसे जानेंगे। तो जब रिटन एविडेंस नहीं होता था तो लोगों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता था कुछ भी, उसके जो आपके रिमेन्स बचते थे, उसके जो अवशेष बचते थे, उस रिमेन्स को हम लोग क्या करते हैं, उस रिमेन्स के आधार पे हम उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता लगाते, उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता लगाते। तो कैसे भाई, रिमेन्स की जरूरत क्यों, जैसे मान लो कि ये आपका घर है, ये क्या भाई आपका घर है,
अब आपका पड़ोसी आपके पास घर बनाएगा तो थोड़ा ऊंचाई पे बनाएगा, बनाया, उसका पड़ोसी घर बनाएगा तो और ऊंचाई पे बनाएगा, और ऊंचाई पे बनाएगा, और ऊंचाई पे बनाएगा। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है, और ऊंचाई पे बनाएगा। अब मान लो कि हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसके बारे में जानकारी। तो भाई यहां से हमें यहां तक आना पड़ेगा, हमें यहां से यहां तक आना पड़ेगा। आपने बोले कि ठीक है, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो एक ही आपके पास रास्ता है, और वो क्या है? रास्ता एक्सकैवेशन। वो रास्ता क्या है? खुदाई। वो रास्ता क्या है? खुदाई। तो जब आप खुदाई करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आप आएंगे, तो यहां पे जो कुछ भी दबी हुई चीजें हैं, जो कुछ भी मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता था, उसकी कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेंगे? रिमेन्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ उसके अवशेष मिलेंगे, कुछ ना कुछ उसके क्या मिलेंगे? अवशेष मिलेंगे, रिमेन्स मिलेंगे। और उसी अवशेष को हम लोग बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से निकालते हैं। और निकालने के बाद क्या करते हैं भाई? उसको निकालने के बाद, उसको निकालने के बाद आपकी क्या किया जाता है? उसको स्टडी किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि हर हर घर कुछ कहता है, उसी तरीके से मनुष्य के द्वारा उस समय कोई अनाज यूज किया जाता था तो उसका कहीं दाना मिल गया, बर्तन यूज करता था तो कोई बर्तन मिल गया, कोई मुहर मिल गया, किसी की हड्डी मिल गई जिसको आपके दफनाया गया था, जलाया गया था, कुछ चित्र पेंटिंग मिल गए, जैसे भीमबेटका की केव की बात करी। तो उन सभी चीजों को क्या किया जाता है? निकाल के स्टडी किया जाता है। तो स्टडी क्या हम और आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? तो उसको स्टडी करेगा आर्कियोलॉजिस्ट। उसको कौन स्टडी करेगा? तो उसको स्टडी करेगा आर्कियोलॉजिस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? पुरातात्विद कह करके संबोधित किया जाता है। जो आर्कियोलॉजिकल साइंस को स्टडी करके आपके आता है, और उसको इसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज होती है, उसी चीज में आपको एक्सपर्टीज होती है, और वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है कि उसको स्टडी करता है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि वो जो आपके रिमेन्स मिला है, उस रिमेन्स का एज क्या है, वो रिमेन्स कितना पुराना है, ये सर कैसे पता चलेगा? आपने बोला कि ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो कितना पुराना है इस बात का पता कैसे चलेगा? तो भाई हम लोग उसको कहां पे लेके जाएंगे? लेबोरेटरी में लेकर के जाएंगे, लैब में। और वहां पे C14 पद्धति, कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम, इसके माध्यम से हम उसके एज का अनुमान लगाते हैं। जितना ज्यादा उसके अंदर कार्बन होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर कार्बन होगा, उतना ज्यादा पुराना बताया जाता है। लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लगभग ये बता सकते हैं कि हम ये कितना पुराना है, और उसी के आधार पे इतिहासकार। तो ये जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको पता लगा लिया, तो आर्कियोलॉजिस्ट के जो रिपोर्ट आते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, उस रिपोर्टों को स्टडी करके आपके क्या लिखी जाती है? तो हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री की किताब को लिखते हैं। हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री की किताब को लिखते हैं, वो अपने तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, और उसी हिस्ट्री की किताब को, जिसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है समझने में, हमारे जैसा जो टीचर होता है वो आपके बीच में उसको आसानी से लेकर के आ जाता है। तो इस तरीके से उस समय का इंफॉर्मेशन, जिस समय कुछ भी रिटेन नहीं होता था, उसके रिमेन्स के आधार पे हम क्या करते थे? पता लगाते थे। इसका मतलब अब हम इस बात को हमने क्लियर कर लिया कि भाई इस सीधे तौर पे बात है कि अगर हम हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? मेरी बातों को थोड़ा सा समझिएगा। तो हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? तो बात समझ गए? तो किसी टॉपिक को जानने के लिए आपके पास ये तरीके होते हैं, और इस तरीके से जब रिटेन नहीं होता था तो हम अपने रिमेन्स को स्टडी करते थे, और उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन आपके प्राप्त की। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, सबसे मेन चीज क्या है कि सर इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री का मिलेगा कैसे? इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री का मिलेगा कैसे? सूचना हमें कैसे मिलेगा? तो एक सूचना तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो सूचना किस तरीके से मिलेगा? तो वो सूचना आपके मिलेगा रिटेन फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में मिलेगा भाई? रिटेन फॉर्मेट में। दूसरा सूचना जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा,
उसके बारे में जब हम बात करें तो वो सूचना कैसे मिलेगा? तो भाई जब चीजें रिटेन में नहीं होती थी तो उस समय क्या किया जाता था? तो उस समय आपके, मैंने आप लोगों को बता दिया कि चीजें नहीं होती थी तो किस तरीके से हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हमने क्या किया? अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करी। हमने हिस्ट्री को जानने की कोशिश करी, यानी हिस्ट्री के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दो तरीके से है। एक आपकी जब रिटेन नहीं होता था तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से, और जब चीजें लिख दी गई, जब रिटेन एविडेंस के रूप में प्राप्त हो गए तो रिटेन क्या था? तो इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है उसको भी थोड़ा आप लोग समझिए। तो मेरा मकसद है हिस्ट्री को डिवाइड करना। मेरा मकसद है हिस्ट्री को डिवाइड करना। जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री का डिवाइड हमने सर ऐसे कर लिया कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने कर लिया, सर हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, हमने मेडिवल हिस्ट्री में डिवाइड कर लिया। कैसे कर लिया भाई? मेडिवल हिस्ट्री में डिवाइड कर लिया सर हमने। हमने कैसे डिवाइड कर लिया? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये सही तरीके का डिवीजन नहीं होता है, ये आपने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर लिया। और आप दूसरी बात, जैसे मान लो कि आप जेम्स मिल की बात करते हो, जेम्स मिल की आप बात करते हो, तो जेम्स मिल ने क्या किया? तो जेम्स मिल ने हमारी हिस्ट्री को कैसे बांट दिया? तो हमारी हिस्ट्री को ऐसे बांट दिया, हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, और फिर उसके बाद अंग्रेज, ऐसे हिस्ट्री बांट दिया। लेकिन इस तरीके से हम नहीं समझ सकते। जरूरी नहीं है कि जब मुस्लिम आपके शासन कर रहे थे तो हिंदू कोई शासक नहीं था। जरूरी नहीं कि जब अंग्रेज शासन करने लगे तो भारत में कोई और दूसरा राजा नहीं था। अगर मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री की आप बात करते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1498 में आपकी यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ, पढ़ते हैं। लेकिन 1707 में आपके औरंगजेब का डेथ हो रहा है, तो औरंगजेब के डेथ को मेडिवल में कह रहे हैं, मेडिवल में हम लोग कह रहे हैं। और इसके 1498 में एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी को आने को हम लोग मॉडर्न में कह रहे हैं। तो फिर तो ये सही तरीके का विभाजन ही हुआ भाई। मॉडर्न के बाद मेडिवल कैसे आएगा? मान लीजिए कि आपके 1540 में, 1540 में आप एक अगर हम बात करें, चाहे 1556 के बारे में बात कर लेते हैं कि जब अकबर आपके शासक बन रहा है और 1498 में आपके पोर्टुगीज आ रहे हैं भारत में, तो ये मॉडर्न हो गया। और ये क्या हो गया भाई? अकबर शासक बना तो मिडिवल हो गया। तो इसलिए सही विभाजन नहीं है। तो हिस्ट्री का सही विभाजन क्या है? तो हिस्ट्री को उसके सोर्सेज के आधार पे हमने 3 तरीके से डिवाइड किया है। उसके सोर्सेज के आधार पे जो भी हमें उसके एविडेंसेस आपके मिले हैं, उसके आधार पे हमने उसको 3 तरीके से डिवाइड किया है। आपने बोला कि सर 3 तरीके से कैसे हमने डिवाइड किया, कौन कौन से सोर्सेज? अगर आप बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं भाई? तो पहला जो आपके है उसको क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। पहला वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक। दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी उसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं उसको? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। सर क्या इसका हमें ईयर याद करना है? क्या हमें सर इसका टाइम पीरियड याद करना है? बिल्कुल नहीं। जहां पे भी आपकी जरूरत होगी, मैं खुद ब खुद, मेरा हाथ, मेरा पेन खुद ब खुद आपको क्या कर देगा भाई? लिख देगा। आपको बिल्कुल भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इस बात को समझ गया? अब मेरी बातों को थोड़ा सा समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये बात समझ गए? अब चलो, अब थोड़ा मेरी बातों को समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, किस तरीके की बातों को बताना। तो मैंने यहां पे बोला प्राग ऐतिहासिक। तो भाई कैसे पता लगाएंगे कि हिस्ट्री का कौन सा पीरियड आपके प्राग ऐतिहासिक काल है? हिस्ट्री का कौन सा पीरियड आपके आद्य ऐतिहासिक काल है? हिस्ट्री का कौन सा पीरियड आपके ऐतिहासिक काल है? तो हमारे पास है इंफॉर्मेशन। हमारे पास क्या है भाई? तो हमारे पास है इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे,
इस सूचना के आधार पे हम इसके बारे में पता लगाएंगे। तो अगर हिस्ट्री का वो पीरियड जिसके बारे में हम इंफॉर्म्ड केवल और केवल उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, आर्कियोलॉजिकल को ए लिख देंगे, रिटेन को हम लोग क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, ताकि बार बार परेशानी ना हो। तो हिस्ट्री का वो पीरियड जिसके बारे में हम केवल उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जानते हैं, उस समय जानने के लिए हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसे आप लोगों ने स्टोन एज के बारे में सुना, जैसे आप लोगों ने स्टोन एज के बारे में सुना होगा, पाषाण काल के बारे में सुना होगा। तो समझ में आ गया। तो हिस्ट्री का वो पीरियड जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम इंफॉर्म्ड केवल और केवल उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पे, जी मेरे साथ साथ आपको नोट करते जाना है, केवल उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पे हम जान सकते हैं। कोई भी उस समय रिटेन एविडेंस नहीं है, कुछ भी रिटेन में नहीं है अभी तक, जब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तब तक। इसीलिए हम हिस्ट्री के उस पीरियड को हमारे हिस्टोरियंस ने किस तरीके से भाई, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा भाई, जब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आए तो हमारे पास दोनों प्रकार के एविडेंस है। हमारे पास इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, हमारे पास रिटेन एविडेंस भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो कि आपको कोई स्क्रिप्ट है, जैसे हम अपनी बात करें तो हमें रोमन स्क्रिप्ट पढ़ने आता है, हमें देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ने आता है। अगर हमको कोई फ्रेंच दे दे, हमको कोई स्पेनिश दे दे, तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे। लेकिन देखने से तो ये लगेगा ना कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ, समथिंग इज रिटेन, बट आई एम नॉट एबल टू स्टडी, आई एम नॉट एबल टू रीड दिस पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स, कि क्या लिखा हुआ है। तो जब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं तो यहां पे देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही, रिटेन एविडेंस भी है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि जो रिटेन एविडेंस है उसको आज तक हम स्टडी नहीं कर पाए, आज तक हम स्टडी नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सब कुछ होने के बाद भी जो हमारी निर्भरता है, वो हमारी निर्भरता किसके ऊपर है, तो हमारी निर्भरता आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई रिटेन नहीं है, रिटेन है, लेकिन उस रिटेन को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको आप इसमें रख सकते हैं, तो इसको आप इसमें रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिस्टोरिक पीरियड में जब हम आए, हिस्टोरिक पीरियड में जब हम आए, हिस्टोरिक पीरियड में जब हम आए, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पे दोनों तरीके की चीजें, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रिटन एविडेंस है उसको हमने स्टडी भी कर लिया। अब भाई स्टडी ही नहीं कर लिया, आपने यूट्यूब के माध्यम से उसको देख लिया, आपने एप्लीकेशन के माध्यम से उसको देख लिया, आपने खूब अच्छे से उसको क्या कर लिया, समझ लिया। यानी अब जब चीजें रिटेन में आ गई, उसको हमने पढ़ भी लिया, तो वो क्या हो जाएगा भाई, हिस्टोरिक पीरियड। तो इसलिए जो हमारा हिस्ट्री का ये पीरियड जो है, वो इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने इसको बांटा। अगर यहां तक की सारी चीजें आपको स्मूथली क्लियर हो रही है, अगर यहां तक कि बहुत अच्छे से आपको बातें समझ में आ रही है, तो एक बार सभी लोग कमेंट में क्लियर सर लिखेंगे, क्योंकि अभी तो ये झांकी है। मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बैच में शुरू से लेकर के अंत तक बिना एक दिन मिस किए मेरे साथ, अगर आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए, अगर बहुत अच्छे से आप हमारे साथ पढ़ते गए और एक एक चीज को समझते गए, और जहां पे डाउट होता है सर ये हमको नहीं समझ में आया, पूछते गए, तो मैं आपको इस बात को सुनिश्चित कर सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। बस आप लोगों को क्लास में एक्टिव रहना है, कि हमें पता चले कि हाँ भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो चीजों को समझ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हाँ सर इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम पढ़े तो हम जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जल्दी बता दीजिए, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। कहीं पे कोई डाउट है तब भी बताइए। क्लियर है शुभम? और किसी को कोई डाउट?
और मेरे साथ अपने नोटबुक में डे 1 लिख करके ऊपर टॉपिक लिख करके प्रॉपर आपको नोट बनाते जाना। और मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी करने वाला जिसका हिस्ट्री में जीरो इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में जीरो इंटरेस्ट है, उसको ये क्लास दिखा दीजिएगा। उसको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना आ गए तो मेरा बताइएगा कि सर आपने क्या बोला। सब लोग बताओ, जितने भी लोग, देखो हाँ, एक होता है जीवित होना और एक होता है जीवित नजर आना। तो अगर आप जीवित हो तो जीवित नजर आना भी जरूरी है। क्लियर है ना? एवरीथिंग इज क्लियर। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें कुछ कमी है तो आप बताइए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कंटेंट से आपका लगाव हो गया तो फैक्ट तो अपने आप सारी चीजें क्लास में आती जाएगी, आप पढ़ते जाएंगे। अब मेरी बातों को सुनिए। अब क्या हुआ, अब बार बार हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, बार बार हम लोग एक शब्द यूज करते हैं। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि वो शब्द यूज क्या करते हैं। हम उस शब्द जो यूज करते हैं हम लोग बोलते हैं फादर। हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हिस्ट्री के फादर। तो हम लोग ये कहते हैं हिस्ट्री का पिता। और हिस्ट्री का पिता किसको कहते हैं? तो आपने कभी ये सोचा है कि हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है? आपने कभी ये सोचा है कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहते हैं? क्या हेरोडोटस ने ही इतिहास को जन्म दिया था? नहीं, हेरोडोटस ने ही इतिहास को जन्म नहीं दिया था। हेरोडोटस ने इतिहास से संबंधित पहली किताब लिखी, इतिहास से रिलेटेड पहली बुक आपकी लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका। इसीलिए हम हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहते हैं? पिता। ठीक उसी तरीके से जैसे एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स की पहली किताब वेल्थ ऑफ नेशन लिखने के कारण हम उसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं भाई? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसी तरीके से चूंकि हेरोडोटस ने हिस्ट्री के बारे में सबसे पहला किताब जो बहुत ही मतलब सही ऑर्डर में था, क्रम वाइज था, सही तरीके से सजाया हुआ था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपके हिस्टोरिका। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपने बोला कि सर हम सारी बातों को समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक पेज सर फंस रहा है। हमने बोला क्या पेज फंस रहा है? कि जिस हिस्ट्री के बारे में आपने इतना कुछ बताया, सर मामला ये फंस रहा है कि हम कैसे कहेंगे, हम कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे कि हिस्ट्री में इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसका मतलब ऑर्डर। यानी हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना था, हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना था। सर हमने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया, हमने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर हम उस इंफॉर्मेशन को, अगर हम क्रम वाइज, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को ऑर्डर वाइज अगर ना करें तो भाई हमने चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानी पढ़ ली, हमने अशोक की भी कहानी पढ़ ली, लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग तो हम समझ गए, लेकिन हमको यही पता नहीं था कि भाई अशोक पहले था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले था, अशोक पहले था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले था। तो मैं कैसे समझ पाऊंगा सर, कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा? तो जब तक हमें क्रम पता नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे सर? कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें क्रम पता नहीं होगा तब तक हम सर कनेक्ट कैसे करेंगे? हाउ आई विल कनेक्ट विद टॉपिक, कि किसके बाद क्या हुआ था। यानी अगर आपको ऑर्डर में पढ़ाया जाए और आपको यह पता लगने लगे कि सर इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ऐसे हुआ था, तो हमें लगता है कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो अब इतिहासकारों के समक्ष एक सबसे बड़ा मुद्दा आया कि भाई हम कैसे इसको व्यवस्थित करें, इसको हम ऑर्डर में कैसे लेकर के आए, हिस्ट्री को ऑर्डर में कैसे लेकर के आए, इतिहास को हम व्यवस्थित कैसे करें। सर ये प्लीज बता दीजिए ना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं बता पाएंगे तो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद भी प्रूफ के साथ तब भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें कुछ इसका जरिया खोजना था, तो इसीलिए अब एक नया सिस्टम खोजा गया और उसको क्या बोलते हैं भाई? डेटिंग सिस्टम के, उसको क्या बोलते हैं? डेटिंग सिस्टम। यानी अब जो बात है वो किसके बारे में है? तिथि निर्धारण के बारे में। अब किसके बारे में बात है भाई? तो अब जो बात है वो है तिथि निर्धारण।
यानी अब हम लोग क्या करेंगे, डेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तिथि निर्धारण के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर हम डेट के पता लगा ले तो देखो, अब मान लो कि आपको पता है डेट के बारे में, तभी तो आप कहते हो कि 2023 में सर जी20 की जो अध्यक्षता है उस भारत ने करी। और तो सर सवाल होता है कि 2022 में किसने करा था, तो इंडोनेशिया ने। 2024 में कौन करेगा, तो 2024 में आपके कौन करेगा, ब्राजील करेगा। ये सब आपको पता है। तो भाई अगर ये चीज आपको पता नहीं होता कि 2023 के बाद 2024, 2023 के पहले 2022, तो आप कैसे इसको अरेंज करते, हम कैसे इसको एक तरीके से अपने माइंड में सेट करते कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। अब सबके समक्ष क्या था, इतिहासकारों के समक्ष कि ठीक है ये तो बात सही है। यानी अब हमको जब तक इतिहास को हम क्रमबद्ध अगर हम ना करें, व्यवस्थित तरीके से अगर हम उसको क्रम में ना समझाएं, उसको अरेंज ना करें, तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा, भारी दिक्कत हो जाएगी। तो उसको व्यवस्थित तरीके से क्रम में सजाने के लिए, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए कि इस कहानी के बाद ये हुआ था, इस कहानी के बाद ये हुआ था, और उसको एक आधार देने के लिए हमने यहां पे डेटिंग सिस्टम की शुरुआत की। हमने डेटिंग सिस्टम की शुरुआत की। अब दिक्कत यह है कि डेटिंग सिस्टम की सर शुरुआत तो हमने कर दी, लेकिन इसको हम कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। क्योंकि मान लो कि एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन 1 बोलेगा कि आप इसको मानो आधार, हिस्टोरियन 2 कहेगा नहीं इसको मानो, हिस्टोरियन 3 कहेगा कि नहीं आप इसको मानो। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब चीजें कहीं से शुरू ही नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके विवाद हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने अपनी क्लास को शुरू करी, तो मैं कुछ ना कुछ तो कहूंगा ना आपको, गुड मॉर्निंग कहूंगा, जय हिंद कहूंगा, स्वागत है कहूंगा, नमस्ते कहूंगा, प्रणाम कहूंगा, सत श्री अकाल कहूंगा, राम राम कहूंगा, कुछ ना कुछ तो कहूंगा ना भाई। अब मान लो कि आप में से किसी को इस बात के ऊपर ये हो गया कि नहीं सर आप हमको राम राम नहीं, आप हमको गुड मॉर्निंग कहिए। हमने बोला कि ठीक है भाई हम आपको गुड मॉर्निंग कह देते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब किसी ने ये कहा कि सर आप हमको गुड मॉर्निंग नहीं, आप हमको नमस्ते कहिए। किसी ने कहा कि जय, अरे भाई तो इसी पे अगर हम लोग कन्फ्लिक्ट में रह जाएंगे तो फिर हम अपनी क्लास को कैसे शुरू करें। यानी कहीं ना कहीं एक समझौता बनाना पड़ेगा कि चलो सर जय हिंद से ही हम शुरू करेंगे, आगे जो बात होगी उसके बारे में हम आपसे पता लगा लेंगे। आपने बोला कि सही बात है। तो हिस्टोरियंस भी एक जगह पे आ करके वो क्या हुए, टिके, और उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक काम करते हैं और हम एक आधार बना लेते हैं। तो आधार कैसे, तो मैं एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना पढ़ाने का तरीका साइंटिफिक अप्रोच का है, आप लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा होगा। तो एक मैथमेटिक्स, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में नंबर लाइन के बारे में सुना, किसके बारे में सुना होगा, मैथमेटिक्स में नंबर लाइन के बारे में सुना, संख्या रेखा के बारे में सुना होगा, नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमने क्या किया कि संख्या को समझने के लिए हमने जीरो को आधार बना दिया। हमने क्या कर दिया भाई, जीरो को हमने आधार बना दिया। अब जैसे ही हम इससे राइट साइड की ओर जाएंगे तो हमें सारी के सारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। हमें सारी के सारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जब हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो हमें सारे के सारे निगेटिव इंटीजर मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, सारे के सारे हमें निगेटिव इंटीजर मिलेंगे। तो अगर ये जीरो ना होता तो हम कैसे डिसाइड करते थे कि पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैसे डिसाइड करते। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमने इतिहास में भी लेकर किया, और हमने बोला कि सारे हिस्टोरियंस एक बात के ऊपर आपके तैयार हुए। अब वो बात क्या था भाई, कि हम हिस्ट्री के डेटिंग सिस्टम के लिए एक आपके जगह पे आकर के तैयार होते, और वो जगह क्या भाई, वो आधार क्या है, तो उस आधार को हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को इतिहास के काल विभाजन के लिए, इतिहास के डेटिंग सिस्टम के लिए क्या माना गया, आधार माना गया। जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर के आगे की जो भी आपकी कहानी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, एडी से डिनोट करते हैं। और एडी को हिंदी में क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। यानी एडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो सब लोग समझते हैं कि एडी का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ। लेकिन जो भी आफ्टर डेथ समझते हैं उनको आपको
समझा दीजिएगा। बोल दीजिएगा कि आफ्टर डेथ नहीं, बल्कि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? इन द बर्थ ऑफ द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी वो साल जिस समय आपके जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर के जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक के समय को हम लोग किस में कहेंगे? एडी में। जैसे जीरो के हम राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरुआत करेंगे तो इतिहासकारों ने बोला कि उसको क्या कहा जाएगा? एडी कहा जाएगा। अब इनके जन्म से पहले के समय को क्या बोला जाएगा? इनके जन्म से पहले के समय को क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा बीसी। उसको क्या बोला जाएगा? बीसी। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। यानी इसको अगर हम बात करें तो बीसी का मतलब क्या हो गया? तो बीसी का मतलब आप समझ लीजिएगा बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम लोग क्या कहते हैं भाई? बीसी कहते हैं। तो अगर आपने इस मैथमेटिक्स को समझ लिया जीरो वाले को, तो आप अब इस जैसे यानी जिस तरीके से हमने मैथमेटिक्स में अपने नंबर लाइन के लिए, नंबर संख्या रेखा के लिए, नंबर सिस्टम के लिए जीरो को बेस बना के हमने पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर पता किया, उसी तरीके से इतिहासकार एक जगह पे आकर के रुके और उसको क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट के जन्म को और जीसस क्राइस्ट के जन्म से आगे के जितने आपके समय है उसको एडी में, और पीछे के जितने भी समय है उसको बीसी में। आपने बोला कि सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में। अब बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को अगर आप आधार मान रहे हैं तो इसे इतिहास में आपके रिलीजियस फूट आपको दिखाई देते। तो लोगों ने बोला कि इसे क्रिश्चियन रिलीजन का वो असर दिखाई देता है, इसीलिए बाद में लोगों ने इसको क्या यूज करना शुरू कर दिया? सीई। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। और एडी की जगह पर उन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया? सीई। और बीसी की जगह पर शुरू कर दिया बीसीई। तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वो जीसस क्राइस्ट के ही जन्म को, उस साल को सीई के तौर पे, कॉमन एरा के तौर पे यूज करें, इसमें बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आप लोगों से दो छोटा छोटा सवाल पूछूंगा, दो छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बता देंगे। अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि इस नंबर लाइन पे +4 है, अगर मैं इसको बताऊं कि इस नंबर लाइन पे +5 है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस +4 में और इस +5 में कौन आपके बड़ा है, आप कमेंट करके बताइए। +4 में और +5 में कौन आपके बड़ा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप क्या बताओगे? इसका उत्तर क्या होगा बताइए। +4 में +5 में दोनों में से कौन है लार्जर, आप हमें बताइए। यही अगर इसका उत्तर आप देते हैं तो हम आगे की इस चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते। बताइए आप सब लोग। तो +4 और +5 अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कौन लार्जर है? 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? कमेंट में एकदम तेजी में आंसर आना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए ना कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने क्लास खोल दिया है और आराम से पीलो लगा करके छाती से लिपटा करके उसको सो गए। नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इस बार आप यूपी आरओ में सेलेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने सपने में जान डालना चाहते हैं, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो क्लास में एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट, मेरे साथ जितना एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। बताइए, +4 और +5 में कौन सा बड़ा है? विच वन इज लार्जर, विच वन इज ग्रेटर? वेली, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या बोला कि सिर्फ 5 बड़ा है, यानी +5 बड़ा है। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड रजत, वेरी गुड सावित्री, वेरी गुड गार्गी, बहुत बढ़िया। यानी आपने इस चीज को पता लगा लिया कि सर देखो, पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। तो जो देखने में बड़ा है वही बाद में आया होगा। शुभम, जो देखने में बड़ा है वही बाद में आया होगा, और जो देखने में छोटा है वो पहले आया होगा। आपने बोला कि गुड, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं उल्टा थोड़ा आपसे सवाल पूछना चाहता
मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लो कि यहां पे -5 है और यहां पे -4 है, और मैं तब आपसे सवाल पूछूं, अब बताओ कि -5 और -4 में कौन बड़ा हो। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि -5 और -4 में रूपम कौन बड़ा होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे, बताइए। -5 में और -4 में कौन सा बड़ा होगा, आप बताइए। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर वाला आपने सही बता दिया। इसमें हमने कंक्लूड ये निकाला पॉजिटिव इंटीजर में कि जो देखने में बड़ा लग रहा है वही बड़ा होगा और वो बाद में आएगा। जो देखने में बड़ा लग रहा है पॉजिटिव में, वो बड़ा भी होगा और वो बाद में भी आएगा। अब निगेटिव इंटीजर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि -5 और -4 में कौन आपके बड़ा है। अब जाके सिमरन ने आंसर दिया है कि सर यहां पे -4 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि निगेटिव इंटीजर में जो देखने में छोटा लग रहा है, जो देखने में छोटा लग रहा है वो आपके बड़ा है। इसका मतलब है कि जो देखने में छोटा लग रहा है वो बाद में आएगा। समझ गए आप सब लोग। जो देखने में छोटा लग रहा है, गार्गी, रूपम, ज्योति, रजत, सावित्री, तो निगेटिव इंटीजर में जो देखने में छोटा लग रहा है वो बाद में आएगा, वो बड़ा होगा। और पॉजिटिव इंटीजर में जो देखने में आपके बड़ा लग रहा है वो बाद में आएगा और वो बड़ा होगा। आपने बोला कि जी सर, तो भाई मैं क्यों बताना चाहता हूं, मैं मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं आपकी, तब भी मैं आदित्य क्यों बताना चाहता हूं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं महात्मा गांधी का, ठीक है। तो महात्मा गांधी के अगर हम बोर्न के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी का बोर्न कब हुआ था, 1869 एडी, और इनका डेथ कब हुआ, 1948 एडी। ये तो पता होगा आप सब लोगों को। अब देखो एडी है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर की तरह काम करेगा, यानी जो देखने में आपको बड़ा लग रहा है वो बाद में आएगा। इसका मतलब है कि एडी के हिसाब से ये सही है, 1869 पहले आएगा और 1948 बाद में आएगा। कंफ्यूजन कहां पे आ जाता है बच्चों को। देखो हिस्ट्री की जब तक आपकी वर्डोलॉजी क्लियर नहीं होगी, जब तक शब्दावली क्लियर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, तो आप चाहे लाख पढ़ लो वो आपकी किसी काम में नहीं आएगा। अब जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में हमने बात, महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म को मैंने बोला कि 563 बीसी, और इनके डेट को मैंने बोला 483 बीसी। बाबू अगर आपने इसको बीसी हटा के केवल संख्या के लिहाज से देखा तो आप बोलोगे कि सर आप क्या पढ़ाओगे यूपीआरओ एआरओ का, जब आपको यही पता नहीं है कि 483 पहले आता है, 563 बाद में आता है। तो मैंने बोला कि इसीलिए बाबू बीच में लास्ट में हमने क्या लगा दिया है, तो लास्ट में हमने बीसी लगा दिया है। जैसे ही बीसी आएगा तो आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, निगेटिव इंटीजर की तरह, यानी जो छोटा दिखाई दे रहा है ये सही है, ये बाद में आएगा, और जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो पहले आएगा। तो बीसी में प्रतीत आपको होगा ऐसा कि सर ये उल्टा दिख रहा है, लेकिन होता सही। और एडी में जो सही है वही दिखता है आपको। वैशाली बात समझ गए। तो ये बीसी और एडी के कॉन्सेप्ट में आप लोग कभी भी, तो अब इतिहासकारों ने हमें वो रास्ता बता दिया कि आप अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से अरेंज करेंगे, आप अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से आप प्रीऑर्डर करेंगे, आप हिस्ट्री को किस तरीके से सजाएंगे, किस तरीके से व्यवस्थित रूप से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रखेंगे। यानी अब हमारा हिस्ट्री का दरवाजा खुल गया है, अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक चीज बताओ कि जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इस प्रकार की शब्दावली में यूज करूंगा, वर्ड यूज करूंगा, और पता लगा कि मैंने इस तरीके का वर्ड यूज कर दिया और आपने बोला कि चलो गुरुजी हैं, सर हैं, इनसे क्या ही हम इनको परेशान करें, क्या ही हम इनको परेशान करें, छोड़ दीजिए, इन्होंने जो बता दिया उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते, उसी को हम लोग मान लेते। अब आपने क्या किया भाई, उसको आप बोल रहे कि मान ले, मैंने आपको ऐसे लिख दिया कि भाई जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, वो आपके भारत में
15th सेंचुरी में आए, वो आपके भारत में 15th सेंचुरी में आए। अब मैंने तो लिख दिया 15th सेंचुरी। तो क्या आपको ये मालूम है कि 15th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि 15th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? क्या आपको ये पता है? अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सर 15वीं शताब्दी कौन से ईयर से शुरू होगा और कौन से ईयर पे खत्म होगा? कौन से ईयर से शुरू होगा और कौन से ईयर पे आपके खत्म होगा? आप सब लोग कमेंट करके बताइए। मैं सब लोगों का एक बार टेस्ट देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। क्योंकि देखो, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, अब जैसे ये मैं बोलूंगा कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो मुगल थे वो बहुत कमजोर हो गए, और उसका फायदा कहीं ना कहीं मुगलों के जो आपके प्रतिनिधि थे उनको अलग अलग प्रांतों में मिला और वो स्वतंत्र हो गए। भाई, जब आपको यही पता नहीं चलेगा कि 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है और 18वीं शताब्दी का प्रथम दशक का मतलब क्या है, तो इस प्रकार के शब्दों को हम समझेंगे कैसे? अब जैसे सिमरन ने आंसर बताया, बोला कि सर 1400 से शुरू होगा और 1499 तक आपके शुरू होगा, खत्म होगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? सब लोग अपना अपना आंसर बताएंगे क्योंकि सबको अपना अपना सिलेक्शन लेना है। सब लोग अपना अपना बताएंगे कि क्या ये सही है कि आपका कुछ और आंसर है, आपका कुछ और रिस्पॉन्स है, आप उसको बताइए। रूपम का भी है 1400 से शुरू होगा सर और 1499 तक इंद होगा। और किसी को और कोई सवाल और कोई बताना चाहता है? आप लोगों को एक मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप क्लास में रहो ना, आप पार्टिसिपेट करो क्लास में। आप ये शर्म नहीं करो कि हम गलती बताएंगे तो हमारा हो जाएगा, कुछ नहीं। कभी भी अपने आप को टीचर से, कभी भी अपने आप को पेरेंट से बिल्कुल भी कुछ नहीं छुपाते। जैसे सावित्री ने देखो बता दिया, सावित्री ने बोला कि सर 1401 से शुरू होगा और 1499 पे जाकर के खत्म होगा। ठीक है भाई। आदित्य ने बताया कि सर 1400 से शुरू होगा, 1499 पे आपके खत्म होगा। और कोई बताना चाहता है? देखो, आपके मन में 1400 से लेकर के आपके 1499, ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे ना तो उस गलती से आप सीखोगे। जब आप गलती करोगे तो उस गलती से आप सीखोगे, और जब आप गलती नहीं करोगे तो फिर इस बात को समझो कि आप सीखोगे कैसे। अब जैसे देखो, अगर मान लो कि आपने 1401 से लेके, गार्गी ने बताया कि सर 1400 से लेकर के 1500, देखो जब आप बताओगे ना, रिस्पॉन्स दोगे, तो हमें पता चलेगा कि आप सही जानते हो गलत जानते हो, तब मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। अगर मैं ये सपोज करके चलूंगा नहीं आपको आता है तो फिर मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। मैं ये सपोज करके जब तक चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, तब तक मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं। इसीलिए मेरी थोड़ी क्लास में इंटरेक्टिव मोड में पढ़ाने की आदत है कि मैं आप सब लोगों से एक एक चीज को पूछता हूं कि हाँ भाई ये क्या है, क्या इस चीज को जानते हैं, क्या इस बात को आप जानते हैं। इसीलिए इंटरेक्टिव मोड में मैं आपको पढ़ाता हूं। शुभम ने बताया कि सर 1400 से लेकर के 1499, हमको लगता है कि यही है। चलो, और किसी का आपका रिस्पॉन्स आना है तो अगर आप लोग क्लास में ना एक्टिव रहोगे ना, तो मैं आपको हिस्ट्री ना आपके दिमाग में छपा दूंगा, और इस तरीके से छपा दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इतने खुश होंगे कि आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया। अब आपने बोला, जैसे एक एक आप बात समझ, 1400 से लेकर के 1499, आप लोगों ने रीजनिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि जब भी आपको टाइम निकालना है तो क्या करते हैं भाई, तो आप अगर सी का कॉन्सेप्ट है तो लास्ट में से पहले को माइनस कर दीजिए। तो 1499 में से 1400 को माइनस कर दीजिए तो 99, और सी बोल रहा है तो एक ऐड कर दीजिए, यानी 100 ईयर्स। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 साल। तो 100 साल के हिसाब से आपने ये पहला वाला क्या बताया भाई? सही बताया है। दूसरे वाले को देखते हैं, 1401 से लेकर के 1499, यानी लास्ट में से पहले को माइनस कीजिए तो कितना हो गया आपके 98, और 98 में आपने ऐड किया 1 तो कितना हो गया 99। इसका मतलब क्या है कि ये आपका गलत है क्योंकि 100 साल हुआ ही नहीं। फिर 1500 में से 1400 माइनस कीजिए तो कितना हो गया 100, और सी के लिए एक जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 101। इसका मतलब है कि इसको भी माइनस कर दीजिए। तो पहला वाला आपके सही है क्योंकि 100 साल हो गया।
अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब भी किसी सेंचुरी को आपको समझना हो कि क्या सर कहना चाहते हैं, तो उसमें से एक माइनस कर देना। तो 15वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 14। अब 14 से शुरू होगा, 14 पे खत्म होगा, 15 में नहीं जाएगा। अब शुरू कैसे करना है? तो डबल जीरो से, और खत्म कैसे करना है? तो डबल नाइन से। इसी तरीके से आप किसी सेंचुरी के कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते। तो जब भी कोई सेंचुरी आपको लिखना हो, तो उसमें से आप एक माइनस कर दीजिए। शुरू भी वहीं से होगा, खत्म भी वहीं से होगा। अब क्या कीजिए, शुरू करने के लिए डबल जीरो लगा दीजिए और अंत करने के लिए डबल नाइन लगा दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग ये बताइए हमें, एक बार आप हमें ये बताइए कि आप अगर, हम लोग कहते हैं कि हम लोग 21वीं शताब्दी के, हम लोग 21st सेंचुरी के रहने वाले लोग हैं, 21वीं शताब्दी के रहने वाले लोग हैं, तो आप 21वीं शताब्दी को कौन से ईयर से शुरू करेंगे और कौन से ईयर पे खत्म करेंगे? अगर 21वीं शताब्दी को अगर आप लोगों ने, सब लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स दे दिया, तो फिर समझो कि हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी कॉन्सेप्ट को समझ गए। बताइए आप सब, 21वीं शताब्दी को आप कैसे लिखेंगे? 21st सेंचुरी को आप कैसे लिखेंगे? जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए, 21st सेंचुरी को कैसे लिखेंगे? बताओ। एकदम चीते की तरह, शेर और शेरनी की तरह आंसर दिया करें। एकदम लगना चाहिए कि सर आपके बोलने से पहले मैं आंसर देने के लिए तैयार। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वेरी गुड। सिमरन ने बोला 2000 से लेके 2099, रूपम ने बोला 2000 से लेके 2099। अब देखो एकदम करेक्ट रिस्पॉन्स आने लगा। बस मैं यही चाहता हूं, अब मैं यही चाहता हूं, और बस मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ाने में। तो अब मैं जब कल आपकी क्लास में मिलूंगा, तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? तो अभी सबसे पहले, वेरी गुड ज्योति, आपका भी सही है, ज्योति प्रकाश यादव जी, वेरी गुड, 2000 से लेके 2099। तो अब आपके सेंचुरी वाला भी कॉन्सेप्ट, एडीबीसी वाला भी कॉन्सेप्ट, इतिहास के विभाजन वाला भी कॉन्सेप्ट, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं उसके भी कॉन्सेप्ट, सपना का भी सही है, वेरी गुड। तो अब ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, सब चीज क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग शुरू करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है भाई, और वहां से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद एंशिएंट, फिर उसके बाद आपके मेडिवल हिस्ट्री। इस तरीके से हम लोग, वेरी गुड रजत, सावित्री, शुभम, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताइए, सब लोग दिल से आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब लोग इस क्लास के बाद भी इसके नीचे आप अपना फीडबैक कमेंट के तौर पे आप दे सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या हमें आप लोगों के साथ क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली बात, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं? क्या आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ यू ऑल आर कंफर्टेबल विद मी? क्या मेरे साथ आप लोग कंफर्टेबल हैं? तो अगर आप लोगों को, दूसरी बात कि देखिए, एक चीज मैं मानता हूं कि कभी भी अपने टीचर से, कभी भी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें आपके लेक्चर में ये कमी है, तो उस कमी को बताएं, उस कमी को बताएं। अगर आपको अपने पेरेंट्स से भी कोई कमी नहीं छुपानी चाहिए, कोई भी कमी नहीं छुपानी चाहिए। तो आप लोग ये बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसमें अगर कोई आप लोगों का सजेशन है, क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद के साथ इतना मेहनत करके आपकी क्लास में आता हूं, तैयार होके आता हूं कि हम आप लोगों के अंदर वो सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, संतुष्टि मैं आप लोगों को दे सकता हूं। तो आप सब लोग बताइए जी, टाइमिंग सेम रहेगी, 8 बजे रहेगी। लेकिन अभी आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री को पढ़ा होगा, लेकिन आपने एक आज अलग तरीके से आपकी क्लास को पढ़ा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू किया जाए, तो एक बार कमेंट में कंटिन्यू क्लास लिख दीजिए, एक बार क्लियर सर लिख दीजिए, और आप लोग अपने फीडबैक में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। क्योंकि देखो सब चीज आपसे है, मैं आपके लिए आया हूं। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद मी, देन आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप लोग मेरे से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं,
तो आपको मेरी क्लास में कोई कमी लगती है तो आप हमको जरूर बताएं, उसको मैं इंप्रूव करके अपने जीवन में आगे कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो सब लोग जल्दी से एक एक भी व्यक्ति मतलब ये छूटना नहीं चाहिए। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, क्योंकि हमें देखना है, और कभी भी आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अब आप आरओ बनने जा रहे हैं, एआरओ बनने जा रहे हैं। आपको हमेशा सत्य निष्ठा के साथ काम करना है, और सच को आंच नहीं आता है किसी के मुंह पे। उसको हो सकता है कि एक सेकंड के लिए बुरा लगे, लेकिन हो सकता है कि वो सच उसके जीवन में आपके कारण कुछ और चीजें लेकर के आए। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, ढेर सारा प्यार। ठीक है, तो मिलते हैं, और मैं आप सब लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अब आप लोग हिस्ट्री के लिए टेंशन लेना छोड़ दीजिए। हिस्ट्री के लिए डोंट वरी, हिस्ट्री के लिए डोंट वरी, आई एम हियर, देन प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।